डायबिटीज के मरीज अरुण की भूख जब बर्दाश्त के बाहर होने लगी और वे आवाज देकर बोलने ही जा रहे थे कि रेनू ने आंखें तरेरी। शर्म है कि नहीं कुछ आपको? बेटी के घर आए हो और भूख भूख कर रहे हो, जरा रुक नहीं सकती? ये आपका घर नहीं है, बेटी की ससुराल आए हैं हम समझे। अरे तो क्या हो गया? क्या बेटी के घर में भूख नहीं लग सकती? भूख तो भूख है, कहीं भी लग सकती है, अरुण ने ठहाका लगाया। तुम भी ना रेनू कुछ भी सोचती हो, ये हमारी बेटी का घर है, किसी पराये का नहीं। ये सुनकर रेनू भुनभुनाते हुए कहने लगी कि इसीलिए तो यहाँ आना नहीं चाहती है, मगर बानी है कि समझती ही नहीं, जाने क्या सोचते होंगे इसकी ससुराल वाले। अब क्या सोचने बैठ गई? यही तुम्हारी बड़ी खराब आदत है, किसी भी बात को सोचते सोचते पता नहीं उसे कहां से कहां ले जाती हो। ऐसा कुछ नहीं है। तभी खाने की प्लेट लिए बानी ने कमरे में प्रवेश किया। सॉरी पापा, वो मम्मी जी पापा जी को खाना खिला रही थी, आप लोगों को भी भूख लगी होगी, आप खा लो। मम्मी आप भी पापा के साथ ही बैठ जाओ, मैं तब तक और फुलके लेकर आती हूँ, कहकर हड़बड़ाई सी बानी फिर किचन में भागी। लेकिन रेनू कहने लगी कि बेकार में बेटी परेशान हो रही है, क्या वे लोग कहीं बाहर नहीं खा सकते थे? कितने तो होटल हैं शहर में, जाने क्या सोचते होंगे इसकी ससुराल वाले कि जब देखो इसके माँ बाप यहाँ आ जाते हैं। अरे मम्मी कैसी बातें कर रही हो आप? क्या मेरा घर आप लोगों का घर नहीं है? मेरे रहते आप लोग किसी होटल में खाना जाओगे तो अच्छा लगेगा क्या? कोई कुछ नहीं सोचता, प्लीज आप ज्यादा मत सोचो, प्लेट में गरम फुलके डालती हुई बानी बोली। हाँ मैं भी यही समझा रहा हूँ तुम्हारी माँ को, पर इन्हें है कि शर्म ही बहुत आती है। अरे भाई ये रिश्तेदार हैं हमारे, आना जाना तो लगा ही रहेगा। वैसे बेटा कढ़ी बहुत अच्छी बनी है, मजा आ गया। डकार लेते हुए अरुण बोले तो रेनू कहने लगी कि चलो अब यहाँ से, नहीं तो घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। हाँ हाँ चलो। अपनी पैंट को ऊपर चढ़ाते हुए अरुण बोले अच्छा बेटा अब हम निकलते हैं। ओके पापा, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा और मम्मी आप भी। पापा आप थोड़े अजीब हो, पर आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। अरुण के दोनों गालों को खींचती हुई बानी बोली तो रेनू भी हंस पड़ी। बाप बेटी का प्यार देख रेनू मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। सोचने लगी कि कितना प्यारा रिश्ता है इन दोनों का, एकदम पारदर्शी, कोई दुरा छिपा नहीं। दोनों राजनीतिक से लेकर फिल्मों पर खुलकर बातें करते हैं और अपना पक्ष भी रखते हैं। और एक उसके जमाने में पिता से बात करना तो दूर, उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते थे। पापा प्लीज आप ज्यादा मीठा मत खाया करो, चिंता होती है मुझे। देखा ना डॉक्टर ने भी आपको मीठा खाने से मना किया है। प्लीज पापा वादा करिए मुझसे आप मिठाई छुएंगे भी नहीं। तो बड़बड़ाते हुए रेनू कहने लगी कि इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। मिठाई देखते ही उस पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कभी खाया ना हो। ठीक है तो फिर मैं भी सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगी गाड़ी चलाते समय, बानी ने डराया। जानती है वो उसके पापा उसे लेकर बहुत फिक्रमंद रहते हैं। नहीं बेटा ऐसा मत करना, ठीक है मैं मीठा नहीं खाऊंगा, पर अपनी मम्मी से बोलो वो मुझे ज्यादा डांटा ना करे, बहुत डांटती है ये मुझे। बच्चा सा मुंह बनाते हुए अरुण बोले तो बानी को हंसी आ गई। मम्मी आप भी पापा को मत डांटा करो और पापा आप भी मम्मी की बात माना करो। एक गार्जियन की तरह अपने माँ पापा को समझाती हुई बानी बोली। 3 महीने बाद फिर से डायबिटीज जांच कराकर डॉक्टर से दिखाने यहाँ आ जाना। ज्यादा देर करोगे तो फिर डॉक्टर से डांट पड़ेगी। बानी को अपने पापा की हमेशा चिंता लगी रहती है कि कहीं उनका शुगर लेवल ना बढ़ जाए, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बावजूद वो डायबिटीज के बारे में गूगल पर भी सर्च करती रहती थी। जानती थी उसके पापा खाने पीने के मामले में बहुत लापरवाह हैं। रेनू के डर से घर में तो नहीं पर बाहर वे मिठाइयाँ खा ही लेते हैं, कंट्रोल ही नहीं होता उनसे। वैसे एक बात ये भी है कि जिस चीज के लिए इंसान को मना किया जाता है उसका मन उसी तरफ भागता है। अरुण के डर से ही रेनू फ्रिज लॉक करके रखती थी। बुरा लगता है पर क्या करे। अपने मम्मी पापा को विदा कर बानी मन ही मन मुस्कुराती हुई घर आ ही रही थी कि मनोरमा मामी और अपनी सास की बातें सुन उसके कदम बाहर ही रुक गए।
जरा भी शर्म लाज है इन्हें, देखो जरा, जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं यहाँ। ये भी नहीं समझते कि ये उनकी बेटी की ससुराल है। मुंह बिचकाती हुई बानी की सास मालती बोली थी, मैंने तो पहली बार देखा है दीदी, बेटी की ससुराल में किसी माँ बाप को गबागब खाते हुए। बड़े बेशरम लोग हैं ये तो, एक हम हैं बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं और ये लोग हाय हाय। जोर का ठहाका लगाती हुई मनोरमा मामी बोली। इस पर मालती कहने लगी कि हर 3 महीने पर डॉक्टर को दिखाने के बहाने यहाँ पहुँच ही जाते हैं और खा पी कर ही दोनों जाते हैं। मन तो करता है पूछूं कि वहाँ आपके शहर में डॉक्टर नहीं है जो यहाँ दिखाने चले आते हो, लेकिन बेटे का बुरा ना लगे इसीलिए चुप लगा जाती हूँ। दोनों की बातें सुन बानी अस्तंभ रह गई। जिस सास और मामी सास को सुबह उठकर सबसे पहले चाय बनाकर पिलाती है, उनकी एक आवाज पर दौड़ी चली जाती है, उनके लिए मनपसंद खाना बनाती है, उनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखती है, वही दोनों उसके माँ बाप के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, पता है उसे कि मालती को उसके माँ पापा का यहाँ आना जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन कम से कम बाहर वालों के सामने तो नहीं बोलना चाहिए था उन्हें। जबकि पता है उन्हें कि मनोरमा मामी एक की 4 लगाकर बोलने में माहिर है, उन्हें इधर की उधर करने में खूब मजा आता है। और ऐसा क्या गलत कर दिया उसके माँ पापा ने जो बाहर वालों के सामने उनकी बुराई लेकर बैठ गई। क्या कोई माँ पापा अपनी बेटी के घर नहीं आ सकता? मन तो किया बोल देखी, जब लड़के के माँ बाप बड़े हक से अपने बेटे के घर रह सकते हैं तो क्या बेटी के माँ बाप आ जा भी नहीं सकते? और किसने बनाए हैं ये रिवाज कि बेटी के घर का माँ बाप पानी भी नहीं पी सकते? अरे शर्म तो लड़के वालों को आनी चाहिए जो दहेज के नाम पर लड़की वालों के सामने अपना हाथ पसारते हैं, बेटे को बेच देते हैं एक तरह से। लेकिन फिर भी अकड़ तो देखो, यही मनोरमा मामी इसीलिए अपने बेटे की बारात लौटाने पर अड़ गई थी कि क्योंकि लड़की वाले गाड़ी नहीं दे पाए थे, उन्होंने कहा था कि शादी के बाद वे किसी भी तरह से गाड़ी दे देंगे, पर अभी फेरे हो जाने दीजिए, नहीं तो समाज और लोगों के सामने उनकी जगहसाई हो जाएगी। पर मामी और उसके परिवार वाले नहीं माने और हार कर जाने कहां से कैसे कर उन्हें गाड़ी के पैसों का इंतजाम करना पड़ा, तब जाकर शादी हो पाई थी। और यही मामी यहाँ बैठकर गाल बजा रही हैं। शर्म तो इन्हें आनी चाहिए, लेकिन ये कुछ न बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी कि मालती ने टोका, गए तुम्हारे माँ पापा, अब फिर कब आने वाले हैं? मटर का दाना निकालती हुई मालती बोली, जी माँ जी गए, अब 3 महीने बाद फिर आएंगे। सास के व्यवहार से बानी को रोना आ गया। बानी के माँ पापा जब भी यहाँ आते हैं कुछ न कुछ लेकर ही आते हैं, खाली हाथ कभी नहीं आते, लेकिन फिर भी इनकी बोली तो देखो, फिर कब आएंगे? क्या वे यहाँ खाने आते हैं या उनके घर में खाने की कमी है? अरे वे चाहे तो 2-4 को खिलाकर खा सकते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास, वे तो बेटी के मोहवश यहाँ चले आते हैं। यहाँ कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं है क्या बहू, जो तुम्हारे माँ पापा को यहाँ इतनी दूर दिखाने आना पड़ता है? मनोरमा मामी ने तलखी से पूछा तो बानी तिलमिला उठी। मन तो किया बोल दे, वहाँ लखनऊ में भी तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, फिर वो यहाँ महीने भर से क्यों पड़ी हैं? लेकिन चुप लगा गई, बेकार में बात बढ़ाने से क्या फायदा, और जब अपने घर वाली ही उसे शह दे रही है तो बोलेंगी ही ना। बानी के तेवर देख दांत निपोड़ते हुए मनोरमा मामी कहने लगी, हाँ नहीं होंगे वहाँ अच्छे डॉक्टर, तभी तो यहाँ दिखाने आना पड़ता है ना बहू? लेकिन बानी ने उसकी बातों का कोई जवाब न दिया और फ्रिज से निकालकर ठंडा पानी गटकने लगी। उसके पापा ने ही समझाया था उसे कि जब दिमाग में ज्यादा गुस्सा भर जाए तो इंसान को ठंडा पानी पी लेना चाहिए, गुस्सा ठंडा हो जाता है। चाहती तो पलट कर वो अपनी सास को जवाब दे सकती थी कि उनके मायके वाले यहाँ आकर बड़े हक से रह सकते हैं, जब तक मन चाहे तो मेरे मायके वाले क्यों नहीं आ सकते यहाँ? ये घर उसका भी तो उतना ही है जितना मालती जी का है। लेकिन एक दिन किसी बात पर मालती जी ने ही कहा था, ये तुम्हारी ससुराल है बहू, तुम्हारा मायका नहीं। ये सुनकर बानी की आंखें भर आई थी। वो पूछना चाहती थी कि तब उसका अपना घर कहाँ है? यही तो विडंबना है लड़की के साथ कि उसका अपना कोई घर नहीं होता।
मायके में वो पराई अमानत कहलाई जाती है और विवाह के बाद उसी लड़की को ससुराल में पराये घर की लड़की बताया जाता है। बेचारी लड़की किस घर को अपना घर माने, मायके या ससुराल को। अक्सर लोगों को कहते सुना है कि बेटा तू तो पराई है, तुझे बड़े होकर अपने असली घर जाना है, और ससुराल जाकर ये सुनना पड़ता है कि ये हमारे घर की बहू है। ये कोई नहीं कहता कि ये घर मेरी बहू का है। एक लड़की सिर्फ मायके और ससुराल की बनकर रह जाती है, उसका अपना घर कौन सा है वो ये तलाशते जीवन गुजार देती है। वहाँ अपने मायके में बानी हर काम अपनी मर्जी से करती थी, बिना किसी डर और हिचकिचाहट के, लेकिन ससुराल में तो उसे हर काम अपनी सास से पूछकर करना पड़ता है। मन न होते हुए भी उसे सारे रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उसे यह एहसास दिलाया जाता है कि वो उसका अपना घर नहीं ससुराल है। बानी अपने माँ बाप की एकलौती संतान है, उनकी भी जिम्मेदारी बानी की ही है, लेकिन घर और ऑफिस की जिम्मेदारी इतनी है कि वो उनसे मिलने तक नहीं जा सकती। डॉक्टर से दिखाने के बहाने ही उसके माँ पापा यहाँ आ जाते हैं तो उनसे मिलना हो जाता है। एक दिन आलोक ने ही सजेस्ट किया था, वहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं है तो क्यों नहीं पापा यहाँ दिल्ली में अपना इलाज करवाते। डॉक्टर श्वेतांग डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे ही अगर पापा का इलाज हो तो बेहतर रहेगा, और तब से वे इसी डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहे हैं। इसी बहाने आपस में उनका मिलना भी हो जाता है, तो इसमें बुराई क्या है। खैर ठंडा पानी पीने के बाद भी बानी का गुस्सा कम नहीं हुआ। आज तेज कदमों से अपने कमरे में जाकर उसने अंदर से दरवाजा भिड़क दिया। मन तो किया खूब रोए, जोर जोर से रोए, मगर यहाँ तो रोना भी गुनाह है। तुरंत कहेंगे ऐसा क्या बोल दिया जो रोने बैठ गई। हाँ, अब बेटे से मेरी शिकायत ही करेगी, घर में 2 चूल्हे करवाएगी, यही तो सिखा पढ़ा कर भेजा है इसके माँ बाप ने। यहाँ आकर यही सब तो पट्टी पढ़ाकर जाते हैं वे लोग। जैसे विषैले शब्द मालती अपने मुंह से निकालना शुरू कर देंगी, और मनोरमा मामी तो है ही आग में घी डालने के लिए। खुद की बहू से तो बनती नहीं उनकी, तो चाहती हैं यहाँ भी सास बहू के झगड़े का मजा लें, मगर बानी उन्हें कोई मौका ही नहीं देती। एक तो वैसे ही बानी के पापा का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, और ये लोग जरा सा उनके खाने पर भी आंख गड़ा रहे हैं, जैसे कितना पहाड़ पर्वत सा खा लिया हो उन्होंने। क्या एक माँ बाप का इतना भी हक नहीं होता कि एक दिन भी अपनी बेटी के घर आकर रह सके। शादी के बाद इतनी पराई हो जाती हैं बेटियां, ये सोचकर बानी की आंखें भर आई। याद है जब वो छोटी थी तब उसके पापा उसके लिए नई साइकिल खरीद कर लाए थे। रोज वे उसे पार्क में साइकिल सिखाने के लिए ले जाया करते थे। वे साइकिल पकड़े रहते थे ताकि बानी गिरे तो वे संभाल सकें, फिर चुपके से छोड़ भी देते साइकिल के कैरियर को। और बानी इस भरम में रहती कि पापा ने पकड़ रखी है साइकिल। पापा के भरोसे के बल पर वो दूर निकल जाती थी साइकिल चलाते चलाते, लेकिन जब पलटकर देखती और पापा नहीं होते तो वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होती कि आकर अरुण दोनों हाथों से साइकिल थाम लेते और कहते, बेटा तुम खूब तेज दौड़ो, जब गिरने लगोगी मैं थाम लूंगा तुम्हें। उनका अपना तो कुछ था ही नहीं, उनकी पूरी दुनिया तो बानी के आसपास ही होती थी। बानी हंसती तो उसके माँ पापा हंसते, बानी रोती तो वे उदास हो जाते थे। हर बच्चे की तरह उसने भी जिद की होगी, गलतियां की होगी, पर कभी उसके माँ पापा ने उस पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि प्यार से जिंदगी की सीख दी, संस्कार दिए अपनी बेटी को। याद नहीं कि कभी उसके पापा ने तेज आवाज में बात भी की हो उससे। हाँ, रेनू थोड़ी सख्त जरूर थी, पर पता है सो जाने के बाद वो अपनी लाडली बेटी को जी भर कर प्यार करती थी। अपने माँ पापा की जान थी वो, और आज भी बानी ही उनके लिए सब कुछ है। बचपन में बानी के माँ पापा ने उसकी हर जिद मानी। याद है एक बार बानी ने स्कूल की फीस जमा करने की जिद पकड़ ली, कहने लगी कि उसके सारे दोस्त खुद से स्कूल में फीस जमा करते हैं तो वो भी करेगी।
हार कर अरुण को उसके हाथ में पैसे देने पड़े थे, लेकिन कई बार समझाया कि देखना पैसे गिरे कहीं नहीं, तुम्हारे बैग से पैसे कोई निकाल ना ले। लेकिन बानी ने दोस्त के बहकावे में आकर उन पैसों से सबको चाट पकौड़ी व आइसक्रीम खिला दिया था। घर आकर रेनू से उसे खूब डांट पड़ी थी, लेकिन अरुण ने उसे प्यार से समझाया था कि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं बेटा, उन्हें यूं खर्च नहीं किए जाते। वो सीख आज भी वो नहीं भूली है। बानी के पापा बैंक में क्लर्क थे, बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं थी उनकी। इतने कम पैसों में बड़ी मुश्किल से उनका घर चल पाता था। उस पर से शादी लायक बहन और बीमार बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी भी उन पर ही थी। अरुण के 2 बड़े भाई भी थे और दोनों अपनी पोस्ट पर थे, पर उन्होंने अपने माँ बाप और जवान बहन की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था। याद है उसे, तभी उसके घर में एक छोटा सा टीवी हुआ करता था। अपने दोस्तों के घर बड़ा टीवी देख बानी ने भी जिद पकड़ ली थी कि उसे भी वैसा ही टीवी चाहिए। रेनू ने बहुत समझाया कि अभी वे बड़ा टीवी नहीं खरीद सकते हैं, खर्चे बहुत है घर में, बुआ की शादी भी करानी है। मगर जिद्दी बानी कहाँ कुछ सुनने वाली थी। तब कहाँ से कैसे पैसे जुटाकर अरुण बड़ा टीवी खरीद लाए थे, ये बोलकर कि पैसे तो बाद में बहुत आ जाएंगे, मगर ये बात हमेशा उन्हें खलेगी कि अपनी बेटी की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर पाए थे। अरुण तो बस अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखकर ही जीते आए थे। वक्त के साथ धीरे धीरे अरुण के ओहदे बढ़ते गए और जिम्मेदारियां कम होती गई, लेकिन बाप बेटी का प्यार दिन ब दिन और प्रगाढ़ होता गया। अरुण के लिए तो वही खुशी की बात होती थी जब बानी खुश होती थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद यही दिल्ली के ही एक मैनेजमेंट कॉलेज में बानी ने एडमिशन ले लिया था, जहाँ पहली बार आलोक से उसकी मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकात दोस्ती में और फिर प्यार में तब्दील हो गई। एक दिन दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया। अरुण और रेनू को इस शादी से कोई आपत्ति न थी। अपनी बेटे के लिए आलोक उन्हें हर तरह से सही लगा था, लेकिन आलोक के परिवार वालों को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर न था। मालती को सांवली सलोनी बानी जरा भी पसंद न आई थी। वो तो अपने बेटे के लिए गोरी बहू लाना चाहती थी। चलो ये भी ठीक है, मगर मालती का कहना था कि बानी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, इसलिए अपने माँ बाप की जिम्मेदारी भी उसी की होगी और वो नहीं चाहेंगी कि शादी के बाद भी बहू मायका मायका करती रहे। तो क्या हो गया माँ, मैं भी तो आपका इकलौता बेटा हूँ, तो क्या शादी के बाद मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लूंगा? बोलो ना माँ। तुम्हारी बात अलग है बेटा, बानी एक लड़की है। शादी के बाद एक लड़की का अपने ससुराल और पति के प्रति कुछ फर्ज और जिम्मेदारियां होती हैं जो निभाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ मुझे तो डर है कि कहीं शादी के बाद वो तुम्हें ही घर जमाई ना बना दे और हम कुछ न कर पाए। दरअसल मालती को ये डर था कि कहीं उसका बेटा अपनी ससुराल का होकर न रह जाए। अगर वे मेरी कुछ शर्तें मानने को तैयार है तो मुझे भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है। आलोक ने जब मालती की शर्तें बानी के सामने रखी थी तब बानी भड़क उठी थी कि ये क्या बात हो गई। नहीं, वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी। दरअसल मालती चाहती थी कि शादी के बाद बानी अपने माँ बाप से ज्यादा मेल जोल न रखे और न ही बार बार मायके जाए। जाना भी हो तो एक दिन से ज्यादा न रहे वहाँ, और सबसे बड़ी बात ससुराल के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाए। वाह क्या बात है, तुम्हारी माँ ने एक जज की तरह फैसला सुना दिया, लेकिन मैं उनके इस फैसले को मानने से इनकार करती हूँ। गुस्से में फनफनाती हुई बानी बोलकर वहाँ से जाने लगी कि आलोक ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोली, क्या तुम भी यही चाहते हो? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ मान लेने में क्या हर्ज है? तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज मान जाओ ना। आलोक ने रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि अभी मैं उनकी बात मान जाऊं, लेकिन क्यों, जब मुझे उनकी बात मंजूर ही नहीं है तो? नहीं आलोक, झूठ की बुनियाद पर मैं रिश्ते नहीं बनाना चाहती। शादी में सिर्फ लड़के लड़की का ही मिलना नहीं होता, बल्कि दो परिवार भी आपस में मिलते हैं, जिसे रिश्तेदारी कहते हैं। और तुम चाहते हो हम एक झूठ से इस रिश्ते की शुरुआत करें? लेकिन आलोक का कहना था कि सिर्फ कह देने से क्या चला जाएगा उसका। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े थे और यही जिद उनकी लड़ाई की वजह बन गई।
गुस्से में आलोक ने यहाँ तक बोल दिया कि शायद उनका प्यार ही झूठा है और अब ये रिश्ता खत्म ही समझो। ठीक है, मुझे भी इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, कहकर बानी भी वहां से चलते बनी। एक छोटी सी बात पर उनके 20 महीनों तक बात बंद रही। बानी ने आलोक का अपने फोन से नंबर भी डिलीट कर दिया था, लेकिन आलोक बानी को भुला नहीं पा रहा था। बानी के गम में वो शराब पीने लगा था। बानी की दोस्त मानसी से उसे यह बात पता चली थी कि आलोक अब अपने माँ पापा के घर नहीं रहता, उसके अपने परिवार वालों से झगड़ा चल रहा है। वो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था, नहीं भुला पाया है वो तुम्हें। आज भी उसके हाथ पर तेरे नाम का टैटू है और उसके जॉइंट अकाउंट में आज भी तेरा नाम है। तो अब और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें उसके प्यार का? हाँ ठीक है, तभी उसकी बातें गलत लगी तुम्हें, लेकिन एक बार उसकी जगह पर रहकर सोच, तू क्या करती वहाँ पर? माफ कर दे उसे, अब नहीं तो शराब पी पी कर मर जाएगा वो। मानसी की बात सुनकर वो दौड़ी गई थी। आलोक की दशा देखकर रो पड़ी थी, लेकिन आलोक अपनी बानी को देख मरते मरते जी उठा था। दोनों की आंखों से बहते उन आंसुओं में उनके सारे गिले शिकवे बह गए थे। सबके सामने घुटने पर बैठकर उसने गुलाब का फूल देते हुए बानी को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसे बानी ने झट से स्वीकार कर लिया था। उस वक्त मालती कसमसा कर रह गई थी कि सिर्फ अपने बेटे की खातिर वो कुछ बोल नहीं पाई थी, लेकिन अंदर से बानी के लिए उसके मन में प्रेम नहीं नफरत जागी थी। शादी के बाद बानी ने अपनी तरफ से मालती या घर के किसी भी सदस्य को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, बल्कि वो अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी, नौकरी करते हुए भी। लेकिन एक बेटी की जिम्मेदारी निभाना भी वो नहीं भूली थी। मालती को फिर भी बानी से कोई ना कोई शिकायत रहती ही थी। मालती को अरुण और रेणु का अपने घर आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बेटा फिर उससे दूर ना चला जाए, इसीलिए कुछ कहती नहीं थी, लेकिन अकेले में जो मन सो बोलकर अपनी भड़ास निकाल जरूर लेती थी। अरुण के मजाकिया स्वभाव को वो बदतमीजी बताती तो रेणु को अक्खड़ औरत कहकर संबोधित करती थी। अरुण और रेणु के आने पर जब बानी अपने माँ पापा की खातिरदारी में लग जाती तब मालती का खून खौल उठता था। कुछ न कुछ बोलकर वो बानी का मन छोटा कर ही देती थी। किचन में जाकर वो अपने माँ बाप के लिए एक कप चाय भी बनाने लगती तो कैसे मालती कहने लगती थी, बहू चाय पत्ती कम डाला करो, बहुत महंगाई बढ़ गई है। दूध के दाम भी देखो कितने बढ़ जा रहे हैं, लेकिन वही खुद चाय पीने हो तो बहू जरा चाय की पत्ती ज्यादा और पानी कम डालना चाय में। कितनी सेल्फिश है ये औरत, ये सोचकर बानी का मन कड़वा हो जाता। पिछली बार जब डॉक्टर से दिखाने यहाँ आए थे और डॉक्टर ने अरुण को आलू चीनी खाने से परहेज करने को कहा था, तब बानी ने आलू हटाकर अरुण की थाली में सहजन ज्यादा परोस दिया था। तब कैसे मालती ने सबसे नजरें बचाकर उनकी थाली से सारे सहजन निकालकर आलू भर दिया था। सब देखा था बानी ने, पर कुछ बोल नहीं पाई थी। ऐसा कितनी बार हुआ है जब मालती ने ऐसा किया था। घर गृहस्थी की छोटी छोटी बातें बताकर वो आलोक को परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ बेटे के बीच झगड़ा करवाकर वो दोषी नहीं बनना चाहती थी और इसी बात का मालती फायदा उठाती थी। यही लोग जब उसके मायके जाते हैं तो कैसे रेणु और अरुण उनके स्वागत में जुड़ जाते हैं। उनके लिए तरह तरह के पकवान तैयार होने लगते हैं कि बेटी की ससुराल वाले आ रहे हैं और एक ये लोग हैं। ये सब सोचकर बानी का मन दुखी हो उठता। जानती है आलोक ऐसा बिल्कुल नहीं है, वे तो अरुण और रेणु को अपने माँ पापा जैसा ही मान सम्मान देते हैं, लेकिन मालती अपने बेटे को जोरू का गुलाम समझती है। लेकिन इस बात से आलोक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आलोक अपनी माँ के अक्खड़ व्यवहार से अच्छी तरह से परिचित है। कभी कभी तो इतनी चिढ़ होती है उसे कि मन करता है ये घर छोड़कर कहीं और रहने चला जाए। बानी ही है जो आलोक के गुस्से को दबाकर रखती है। दिवाली के त्योहार पर सबके लिए नए कपड़े और उपहार का सामान खरीदते समय बानी ने अपने माँ पापा के लिए नए कपड़े खरीद लिए थे। सेम वैसी ही साड़ी उसने रेणु के लिए भी खरीदी जैसे मालती के लिए। लेकिन ये बात मालती की आंखों में चुभ गई। घुमाकर साड़ी फेंकती हुई बोली थी कि उसे ये साड़ी नहीं चाहिए क्योंकि उसका ओहदा रेणु से बड़ा है।
गुस्से से आलोक ने आगे बढ़कर बोलना चाहा, लेकिन बानी ने उसका हाथ पकड़कर आंखों से इशारा किया कि प्लीज जाने दो। कई बार झूठे आंसू बहाती हुई मालती ने बानी के प्रति आलोक को भड़काना चाहा, मगर आलोक खूब समझता था अपनी माँ को कि वो कैसी है। बानी है जो उसे बर्दाश्त कर रही है, वरना कोई और लड़की होती तो ना तो कब का ये घर छोड़कर चली गई होती। कहते हैं बहू खराब होती है, अपने सास ससुर को सहन नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ तो उल्टा था। मम्मी पापा गए? बाहर से आते ही आलोक ने पूछा। अपने सास ससुर को वो मम्मी पापा ही बुलाता है। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है? सब ठीक है, बानी ने जवाब दिया और आलोक के लिए चाय बनाने चली गई। चाय पीते हुए ही आलोक उसे देखे जा रहा था और सोच रहा था कि जरूर कोई बात हुई है आज। झूठे कप उठाकर वो किचन में जाने लगी कि आलोक ने उसे अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। वो भी आज अपने पति के सीने से लगकर खूब रो लेना चाहती थी। कहना चाहती थी कि आज मालती ने उसके माँ पापा की बहुत इंसल्ट की, वो भी मनोरमा मामी के सामने, लेकिन उसने अपनी नम आंखों को धीरे से साफ किया और ये बोलकर किचन में जाने लगी कि सब ठीक है, वो चिंता ना करे। क्या कहती वो बेचारा तो खुद 8-10 दिन पर घर आता है तो क्या टेंशन दे उसे। मार्केटिंग जॉब में ज्यादातर बाहर ही घूमना पड़ता है आलोक को। रोज की तरह खाना पीना निपटाने के बाद किचन की सफाई करके करीब रात के 11 बजे बानी को बिस्तर नसीब हुआ। वो किताबें लेकर पढ़ने ही लगी कि उसकी आंखें लग गई और किताब उसके हाथ में ही रह गई। बड़े प्यार से आलोक ने उसके हाथ से किताब लेकर टेबल पर रख दी और बड़े गौर से निहारा। आज बानी कुछ ज्यादा ही थकी थकी लग रही थी। उसने धीरे से उसे कंबल ओढ़ाया और उसके बगल में लेट गया। हमेशा की तरह सुबह उठकर सबसे पहले बानी ने मालती और मनोरमा मामी को चाय बनाकर दी, फिर नाश्ता खाना की तैयारी में जुट गई। रोज वह ऑफिस जाने से पहले दोपहर के खाने के लिए दाल सब्जी बनाकर जाती थी, फिर काम वाली बाई कमला आकर रोटी या चावल जिसको जो चाहिए गर्मा गर्म बनाकर परोस देती थी। इसके लिए वो उसे एक्स्ट्रा पैसे देती थी। कमला भले ही गरीब काम वाली थी, पर उसके आचार विचार बहुत अच्छे थे। मालती से घर का कोई काम नहीं होता था, उसके हाथ पांव नहीं, सिर्फ जबान ही चलती थी ज्यादा। शाम को ऑफिस से आकर कपड़े ना बदलकर पहले बानी किचन में चली जाती थी, क्योंकि उसके सास ससुर को रात के 8 बजे तक खाना मिलना चाहिए था। बाकी के लोगों को जैसे जैसे भूख लगती या तो वे निकाल कर खुद ही खा लेते या बानी को आवाज लगा देते थे। बानी का देवर अंकुर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और ननद दिव्या कॉलेज के अंतिम वर्ष में है। सास ससुर को खिलाने पिलाने के बाद वो फ्रेश होकर आराम से जो मन होता करती। बानी की आदत है रात को वो बिना पढ़े नहीं सोती, चाहे कितनी भी रात हो जाए। 1-2 पन्ने पढ़कर ही सोती है। उसकी अलमारी में पत्रिकाओं के अलावा अच्छे अच्छे लेखकों के नॉवेल्स भी भरे पड़े हैं, लेकिन आलोक एकदम उससे उलट है। उसे किताब पढ़ना बोरिंग काम लगता है, उसे मोबाइल चलाना बहुत अच्छा लगता है। घंटों वो मोबाइल पर गुजार देता है और इसी बात पर कभी कभी बानी और आलोक के बीच झगड़ा भी हो जाता है। पापा आपको याद है ना, 2 दिनों बाद डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट है। बानी ने याद दिलाई तो अरुण कहने लगे कि हाँ, और उन्होंने अपना शुगर चेकअप भी करवा ली है। गुड, तो पापा आप और मम्मी आज भी यहाँ आ जाओ, इसी बहाने हमें एक दिन ज्यादा साथ रहने का मौका मिल जाएगा। चहकती हुई बानी बोली तो अरुण कहने लगे कि हाँ, वे भी यही सोच रहे थे, मगर रेनू ऐसा नहीं चाहती, बल्कि वो तो बानी की ससुराल जाना ही नहीं चाहती थी। मगर बाप बेटी के सामने उसकी कहाँ चलती है भला। देखो ना पापा, इस बार आपका शुगर लेवल कितना कम आया है, एकदम नियंत्रण है। बानी बोली तो अरुण कहने लगे कि इस बार उन्होंने मीठा छुआ तक नहीं। हाँ, बस ऐसे ही आप मीठा खाने पर कंट्रोल रखो पापा, देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे मम्मी, आप किस सोच में डूबी हो? पीछे की सीट पर रेनू को गुमसुम बैठी देख बानी ने टोका तो हंसते हुए अरुण कहने लगे कि उसकी माँ बाहर का नजारा देख रही है, लेकिन रेनू कहने लगी कि इस बार बानी की ससुराल ना जाकर क्यों ना वे लोग किसी होटल में रुक जाएं। क्यों होटल में? क्यों मम्मी, जब यहाँ मेरा घर है तो ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हो। चिल करो।
बोलकर वो हंसी तो अरुण भी हंस पड़े, मगर रेनू को हंसी न आई। मनोरमा मामी वाला कमरा खाली था तो बानी ने सोचा उसी में अरुण और रेनू सो जाएंगे, किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। वैसे आलोक ने कहा था कि वो जल्दी आने की कोशिश करेगा, सब साथ में डॉक्टर के पास चलेंगे, लेकिन शायद उसे काम से फुर्सत नहीं मिली होगी। ये सोचती हुई बानी ने गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। घर पहुंचकर बानी अरुण और रेनू के लिए चाय बनाने ही लगी कि देखा चाय की पत्ती खत्म हो गई है। ओह, पत्ती खत्म हो गई, लेकिन सुबह तो थी, वो मन ही मन गुनगुनाई। अब चाय बनाने के लिए पत्ती तो नहीं थी, इसलिए उसने अरुण और रेनू का खाना ही परोस दिया। वैसे भी वे लोग भूखे थे, सोचा चाय बाद में बना देगी। पास में ही एक किराना स्टोर है, फोन कर देने पर कुछ देर में ही वो सामान घर पर भिजवा देता है। बानी किचन के छोटे मोटे सामान वगैरह उसी दुकान से मंगवाती थी। अच्छी सर्विस देता है वो दुकान वाला। अभी वो अपने माँ पापा को खाना देकर कमरे से बाहर निकली ही थी कि मालती कहने लगी, बहू ऐसा कब तक चलेगा? क्या हुआ माँ जी? यही कि हमेशा तुम्हारे माँ बाप यहाँ चले आते हैं, क्या अच्छा लगता है बेटी के घर बार बार आना? अरे हमारे संस्कार में तो बेटी के घर का एक बूंद पानी पीना भी पाप माना जाता है, और ये लोग क्या जरा भी शर्म लाज नहीं है तुम्हारे माँ बाप को? अब तो पड़ोसी भी पूछने लगे हैं। सच कहे तो शर्म तो अब हमें आने लगी है। मालती की बात सुन बानी अवाक थी, उसे लग रहा था काटो तो खून नहीं। वो सास को चुप कराना चाहती थी कि प्लीज चुप हो जाओ, मगर मालती बोलती ही जा रही थी जो मन सो। उधर अरुण और रेनू पहला कोर मुंह में डालने ही जा रहे थे कि मालती की कड़वी बातें सुन का हाथ खाना खाते ही रुक गया। कहीं माँ पापा ने सुन तो नहीं लिया। वो भागी उधर, पापा मम्मी आप दोनों खा क्यों नहीं रहे? खाइए ना, खाना अच्छा नहीं बना क्या? बानी झेपी। हाँ, वो मम्मी जी पूछ रही थी कि डॉक्टर ने क्या कहा। किसी तरह बानी बात को ढांकना चाहती थी। बस बेटा बहुत हो गया। हाथ का खाना थाली में झाड़ते हुए रेनू उठ खड़ी हुई। कहा था तुमसे किसी होटल में रुक जाएंगे, पर तुम आखिर क्यों हमारी बेइज्जती कराने पर तुली हो? लेकिन रेनू को अरुण ने उस पर डांटा। कुछ भी बोले जा रही हो, चुप हो जाओ। नहीं बेटा कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो। रिश्तेदारी में तो ये सब चलता ही रहता है। हम फिर आएंगे, लेकिन अभी मुझे एक जरूरी काम याद आ गया तो जाना पड़ेगा। हाँ मेरा बच्चा। बेटी के कंधे पर हाथ रखते हुए अरुण बोले तो, लेकिन उनकी गीली आंखों में एक बेटी के पिता की बेबसी साफ दिखाई पड़ रही थी। अपने माँ पापा के गले लग बानी सिसक पड़ी। बेटी को छोड़कर जाते हुए रेनू फूट फूट कर रो पड़ी। सब कुछ ले देकर शादी करने के बाद भी एक बेटी के माँ बाप की कोई औकात नहीं रहती। जब लोग बेटा न होने का ताना मारते थे, तब अरुण ये बोलकर लोगों का मुंह बंद कर देते थे कि उसकी एक बेटी 100 बेटों के बराबर होगी, देख लेना। अक्सर अरुण ये बात दोहराते कि रिटायरमेंट के बाद वे बानी के साथ रहने आ जाएंगे। बोलो बेटा अपने बूढ़े माँ पापा को साथ रखोगी ना? और मासूम सी बानी कहती, हाँ वो अपने माँ पापा को हमेशा अपने साथ रखेगी। लेकिन आज अपने उसी माँ पापा की अपनी ससुराल में ऐसी बेइज्जती होते देख बानी का रोम रोम कराह उठा। बानी ने नहीं रोका उन्हें जाने से, क्योंकि वो उनकी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। लेकिन अफसोस कि उसके माँ पापा बिना खाए पिए चले गए। अरे एक जानवर को भी हम रोटी देते समय सहलाते हैं, लेकिन आज मालती ने तो सारी हदें पार कर दी। देख लिया, जब बानी के माँ पापा चले गए तो मालती अपनी मित्र मंडली के साथ रोज की तरह सत्संग के लिए निकल गई। पूजा पाठ, हवन कीर्तन और पांडे पुजारियों पर मालती लाखों रुपए लुटा देती है, लेकिन वहीं किसी गरीब की एक पैसे से मदद की हो कभी? ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? कल उनकी भी बेटी की शादी होगी, तब पता चलेगा उन्हें कि माँ बाप के लिए एक बेटी का मुंह क्या होता है। सिसकती हुई बानी सोच ही रही थी कि डोरबेल बजी। उसे लगा किराने वाला आया होगा सामान लेकर, लेकिन जब सामने आलोक को पाया तो उसकी बर्दाश्त का बांध टूट गया और वो आलोक के सीने से लग फूट फूट कर रोने लगी। आलोक तो सब समझ ही गया था, लेकिन फिर भी उसके पूछने पर बानी ने शुरू से अंत तक एक एक बात उसके सामने खोलकर रख दी। सुनकर आलोक का खून खौल उठा। सोच लिया उसने जो हो, पर आज वो मालती को नहीं छोड़ेगा। फैसला होकर रहेगा, चाहती क्या है वो। लेकिन बानी ने उसे ये कहकर रोक दिया कि वो ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसे अब वो करना होगा जो बानी चाहती है। आलोक मुझे यही दिल्ली में ही अपना एक घर चाहिए, जिसे मैं
अपना घर कह सकूं और जहां मेरे मम्मी पापा जब चाहे हक से आकर रह सके। मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर नहीं करना चाहती, तुम्हारी मर्जी, तुम जहां रहना चाहो, लेकिन अब मेरा फैसला अटल है। आलोक ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बानी का फैसला उसे एकदम सही लगा और वो अपनी पत्नी के इस फैसले में उसके साथ है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।